हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, पल भर में छलनी हो गया दुश्मन का जहाज। बताएंगे सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको, जहां दुश्मन के जंगी जहाज दिखाई देने पर उसको छलनी कर दिया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा। और इसी बीच आपको दोस्तों बताएंगे जहां पर यूक्रेन से युद्ध के बीच रशिया ने किया मिसाइल का परीक्षण। पुतिन ने कहा दुश्मन 2 बार सोचेंगे। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका की धमकी का मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने, कहा रूस की करेंगे मदद। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अब शहबाज कैबिनेट से दरकिनार, बिलावल भुट्टो लंदन रवाना, नवाज शरीफ से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस साल पहला विदेश दौरा, 3 यूरोपीय देशों की करेंगे यात्रा। बताएंगे दोस्तों कहां जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट। दोस्तों बताएंगे सोना ग्राहकों की आई मौज। दोस्तों कितने गिरा है सोने का रेट, तो हर तरह की जानकारी आज आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय वायुसेना ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें, पल भर में छलनी हो गया दुश्मन का जहाज। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्वी समुद्री इलाके में एक जंगी जहाज दिखाई दिया, जिसके बाद तत्काल भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने उसके ऊपर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस दाग दी। मिसाइल 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ी और कुछ ही सेकंड में जंगी जहाज से जा टकराई। जहाज में मिसाइल के हमले से बड़ा छेद हो गया। ये इतना बड़ा था कि जहाज पानी में डूब जाए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि ये असली में कोई हमला नहीं था, बल्कि भारतीय वायुसेना ने देश के पूर्वी तट पर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से भारतीय नौसेना के डिकनिशंड जंगी जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया। मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ टारगेट पर हमला किया। इस परीक्षण में वायुसेना के साथ नौसेना भी शामिल थी। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल में किस तरह का, कितना वजनी और कितनी ताकत का वॉरहेड लगा था। अगर परीक्षण के लिए कम मात्रा और तीव्रता का वॉरहेड लगाया गया था तो उसके हिसाब से जहाज में हुई बर्बादी काफी बड़ी है दोस्तों। अगर वॉरहेड की तीव्रता और वजन बढ़ा दिया जाए तो शायद ये तबाही और ज्यादा भयावह हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आई खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का अपग्रेडेड एक वर्जन तैयार हो रहा है दोस्तों। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी, यानी हमारे फाइटर जेट हवा में रहते हुए ही दुश्मन को ठिकाना लगा देगा। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन के ठिकानों को इतनी दूर से ही ध्वस्त कर सकता है, और हो सकता है कि ये परीक्षण इसी संबंध में हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। हालांकि सरकार की तरफ से, वायुसेना या सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है दोस्तों। और ऐसे में दोस्तों DRDO को इस मिसाइल सफल परीक्षण के लिए दोस्तों थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। थैंक यू DRDO। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन से युद्ध के बीच रशिया ने किया मिसाइल का परीक्षण। पुतिन ने कहा कि दुश्मन 2 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस तनावपूर्ण माहौल के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया है कि उनकी सेना ने एक मिसाइल परीक्षण किया है। रूस ने सरमात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों। अभी तक इस नई मिसाइल को लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन पुतिन जोर देकर कह रहे हैं कि अब कोई भी दुश्मन उनके देश पर हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचेगा। अब ये बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि मारियुपोल इलाके में रूस और यूक्रेन के बीच में भयंकर युद्ध जारी है। रूस की तरफ से तो अल्टीमेटम भी दिया गया था कि बुधवार दोपहर तक यूक्रेन की सेना वहां पर सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन ने सरेंडर तो नहीं किया है, लेकिन उनकी तरफ से आइजियम इलाके में रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ अवश्य दिया गया है, और ये दावा यूक्रेन सरकार की तरफ से किया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बता दें, जहां भारत
ने रूस को किया चावल, चाय, कॉफी समेत कई सामानों का निर्यात एक्सपोर्ट। रशिया ने कही इसको लेकर बड़ी बात बता दे, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए रशिया को फिर से एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। भारत की ओर से रूस को चाय, कॉफी, चावल, फल समेत अन्य उत्पाद एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसका भुगतान रूसी बैंक, स्तर बैंक और अल्फा बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने गैर बासमती चावल के 100 से अधिक कंटेनर के साथ साथ 100 कंटेनर समुद्री उत्पाद और कन्फेक्शनरी उत्पाद शामिल है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस को एक्सपोर्ट बंद हो गया था। गौरतलब है कि बीते सप्ताह रूसी विज्ञान एकेडमी के अध्यक्ष अलेक्जेंडर सर्गेव कहा था कि फार्मास्यूटिकल, अंतरिक्ष समेत कई और क्षेत्रों में रूस भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। इधर आपको बता दें, जहां अमेरिका की धमकी का मुंह तोड़ जवाब भारत ने कहा रूस की करेंगे मदद। पीएम मोदी ने कहा पुतिन हम लोकल करेंसी में करेंगे लेन देन। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग के बाद दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, जहां पश्चिमी देश यूएस और नाटो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मिलकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा रूस को कम असर हुआ है। जी हां दोस्तों, तमाम कड़े प्रतिबंध लगाकर रूस को तोड़ने की कोशिश कर रहे यूएस और नाटो के लिए अभी राह मुश्किल है, क्योंकि रूस इन सब के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। इस बीच तमाम अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद भी भारत ने कहा है कि वो रूस की मदद करने के लिए तैयार है और दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में व्यापार होगा। ऐसे में दोस्तों भारत के इस और रशिया के साथ मिलकर दोस्तों इस व्यापार की क्या आप समर्थन करेंगे, क्या आप इसकी सराहना करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान से बड़ी खबर, शहबाज कैबिनेट से दरकिनार, बिलावल भुट्टो ने अब फ्लाइट पकड़कर हुए लंदन रवाना, नवाज शरीफ से करेंगे मुलाकात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है, 34 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। ऐसे में जमीन पर अब सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया है। उनकी गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में अटकलों के बाजार को गर्म कर दिया। इस बीच बिलावल भुट्टो लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। वे वहां पर PMLN प्रमुख नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकते हैं। अभी तक इस मुलाकात का कोई खास उद्देश्य तो सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर वे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इस बारे में PPP महासचिव फरहातुल्लाह बाबर बताते हैं कि वे नवाज शरीफ से एक शिष्टाचार भेंट करने जा रहे हैं। वे वहां जाकर उन्हें नई सरकार के गठन पर बधाई देंगे। उनकी माने तो मुलाकात के दौरान वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर भी बात संभव है। जी हां दोस्तों, ये मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब बिलावल भुट्टो को मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई है। उन्हें क्यों दरकिनार किया गया है, इसकी कोई स्पष्ट वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी खबरें अवश्य हैं दोस्तों कि बिलावल खुद अभी इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उन्हें इस गठन वाली सरकार को लेकर अभी कुछ संशय है, जिसे दूर करने के बाद ही वे किसी फैसले पर पहुंचना चाहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो अवश्य लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने वीडियो को नहीं लाइक किया है। अगली खबर की बात करें, जहां व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका, रशिया से दूरी बना दुश्मनों से दोस्ती कर रहा कजाकिस्तान। कारण क्या है हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल रूस और कजाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों देश स्वयं के राष्ट्रीय हितों के साथ घनिष्ठ संबंधों को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने मध्य एशिया में अस्थिरता पैदा कर दी है। कजाकिस्तान के किसी भी बड़े राजनेता या अधिकारी ने अभी तक यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण का खुलकर समर्थन नहीं किया है। इसके बावजूद वे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसके कारण रूस कजाकिस्तान संबंधों में दरार पड़नी तय है। यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष सैन्य अभियान के शुरुआत से ही कजाकिस्तान ने तटस्थ रुख अपनाने की कोशिश की है, जबकि कजाकिस्तान रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन संघ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का सदस्य है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन आज पहुंचेंगे भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी से इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुरुवार को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच रहे हैं। पीएम बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद से अपनी भारत की यात्रा शुरू करेंगे। साथ ही
प्रमुख व्यापारिक समूह के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ चीन और पाकिस्तान को लेकर सीधी बात करने वाले हैं। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय खोलने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जॉनसन गुजरात में गुरुवार को एक कारखाने का उद्घाटन करेंगे और फिर शुक्रवार को दिल्ली में आधिकारिक बैठक करेंगे। तो वहीं न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी ने बताया है कि पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यूके और भारत यूक्रेन पर एक दूसरे की स्थिति को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। यूके भारत के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कुछ वास्तविक और दीर्घकालिक बनाना चाहता है। तो उन्होंने बताया है कि वीजा संख्या में वृद्धि पर चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यात्रा के दौरान भारत को यह उम्मीद है कि ब्रिटेन पाकिस्तान और चीन पर अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा और एक ऐसा रुख अपनाएगा जो एक सच्चे लोकतंत्र के लिए उपयुक्त हो। भारतीय अधिकारी पाकिस्तान की सेना के साथ ब्रिटेन के लंबे समय से जुड़े होने और आतंकवाद पर भारत द्वारा जारी संदेश पर साथ देने में असमर्थता से निराश है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जनरल बाजवा के बाद कौन बनेगा पाकिस्तानी आर्मी चीफ, इन 4 दावेदारों में मची होड़। नाम क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से सियासी और कानूनी ड्रामा जारी है। इसी दौरान इमरान खान की सत्ता से विदाई हुई और मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। शहबाज शरीफ का प्रधानमंत्री बनना इस्लामाबाद की सत्ता की गतिशीलता में बदलाव का प्रतीक है, लेकिन अब सभी की निगाहें पाकिस्तान के सबसे बड़े पावर सेंटर रावलपिंडी पर टिकी हुई है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बैठते हैं। जनरल बाजवा इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बाजवा के बाद पाकिस्तानी सेना की कमान किसके हाथ में होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बताते जहां पाकिस्तानी सेना में योग्य उम्मीदवारों की भारी कमी है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं इसके बावजूद नए आर्मी चीफ की दौड़ में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शम्स, शाद मिर्जा, जहर अब्बास, नौमान महमूद राजा और फैज हमीद सबसे आगे चल रहे हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर इमरान खान को बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने विदेशों से मिले उपहारों का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा है। जी हां दोस्तों, इमरान खान को बड़ा झटका देते हुए एक पाकिस्तानी अदालत ने बुधवार को सरकार को अगस्त 2018 में पद संभालने के बाद से पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से हासिल उपहारों का विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह आदेश जारी किया है। अदालत ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को यह निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों, जहां अमेरिकी सांसद के साथ दिखाई दिए इमरान खान, जिसके बाद लोगों ने पूछा विदेशी साजिश का क्या हुआ इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हाम उमर से इस्लामाबाद के बानी गाला स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात उन हफ्तों के बाद हुई जब खान ने पाकिस्तान में अपनी सरकार गिरने के पीछे अमेरिकी साजिश का आरोप लगाया था। उनकी तस्वीर सामने आने के बाद लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। अब लोग इमरान खान से पूछ रहे हैं आखिर उस अमेरिका के साजिश का क्या हुआ इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताते जहां श्रीलंका से बड़ी खबर, विपक्ष के नेता प्रेमदासा का बड़ा दावा। संसद अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने बुधवार को दावा किया है कि संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवर्धने ने आश्वासन दिया है कि अगर सभी राजनीतिक दल उनसे अनुरोध करते हैं तो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा देने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्टों में बुधवार को कहा गया है कि श्रीलंका के बिगड़ते आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की लापरवाही को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग बढ़ रही है। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत वियतनाम के बीच हवाई सेवाएं बहाल हुई हैं। दोस्तों नए रूट भी खोल दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन के मौके भी बढ़ेंगे। बता दें, भारत और वियतनाम के बीच हवाई सेवाओं को नया आयाम देने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के वियतनाम दौरे को यादगार बना दिया गया है। कोरोना महामारी के बाद से दोनों देशों के बीच स्थगित चल रही सीधी हवाई सेवाओं को ओम बिरला और वियतनाम की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वुओंग दिन हुयू ने मंगलवार को न सिर्फ बहाल किया बल्कि नए रूट्स पर हवाई सेवाओं की शुरुआत भी की। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से पहले वियतनाम की एयरलाइंस
लिए जेट हनोई और हो चिन मिन सिटी ने से नई दिल्ली के लिए नियमित उड़ानों का संचालन कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच इस हवाई सेवाएं बहाल के लिए दोस्तों कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोनों को। अगली खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO के चीफ टेड्रोस का किया गुजराती नामांकन, कहा आज से इसका नाम तुलसी भाई। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल गुजरात के गांधीनगर में 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस का गुजराती नामकरण भी कर दिया। प्रधानमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा है कि WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे बता रहे थे कि उन्हें भारत के टीचर ने पढ़ाया है। आज डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि मैं पक्का गुजराती हो गया हूँ, मेरा कोई गुजराती नाम रख दो। आज से मैं अपने दोस्त का नाम तुलसी भाई रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने आगे कहा कि आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की असीमित संभावनाएं हैं। 2014 में जहां आयुष सेक्टर $3 बिलियन से भी कम था, आज ये बढ़कर $18 बिलियन के पार हो गया है। दोस्तों, आयुष दवाओं, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी। ऐसे में आप लोग भी कमेंट सेक्शन में तुलसी भाई नाम कैसा लगा दोस्तों आपको मोदी जी द्वारा रखा गया है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा या सबसे अच्छा लगा बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस साल पहला विदेश दौरा, 3 यूरोपीय देशों की करेंगे यात्रा। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल अपने पहले विदेशी दौरे के लिए तैयार हैं। मई में वो 3 यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मई के पहले हफ्ते में यूरोप की यात्रा पर जाएंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे में वो जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा करेंगे। इस साल भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला विदेशी दौरा होगा जिसमें वो डेनमार्क में दूसरे भारत नार्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में सभी 5 नार्डिक देशों स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। भारत नार्डिक सम्मेलन की शुरुआत 2018 में हुई थी। पहला सम्मेलन उस साल अप्रैल में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विदेशी यात्रा के लिए दोस्तों उनको ऑल द बेस्ट और हैप्पी जर्नी कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर इस देश के पीएम ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा दुनिया की फार्मेसी है भारत, और मोदी जी की भी की जमकर तारीफ। बता दें, भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने भारत को दुनिया का फार्मेसी बताया है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाएं भेजने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आगे बताया है कि मॉरिशस में आयुष की प्रथा लोकप्रिय है। हमने इस धारणा को अपनाया है कि पारंपरिक दवाएं आधुनिक दवाओं का पूरक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मॉरिशस के पीएम को दोस्तों थैंक यू जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें जहां पर चीन की खतरनाक चाल, सोलोमन द्वीप के साथ किया सुरक्षा समझौता, दहशत में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, चीन ने दुनिया भर से हो रही आलोचनाओं को धता बताते हुए दक्षिणी प्रशांत महासागर में सैन्य दबदबा कायम करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। चीन ने प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप सोलोमन के साथ विवादास्पद सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऐसा पहली बार होगा जब चीनी सेना पीएलए ऑस्ट्रेलिया की सीमा से मात्र 2000 किलोमीटर दूर पहुंचने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों को डर सता रहा है कि चीन अब सोलोमन द्वीप पर सैन्य अड्डा बना सकता है। इससे पहले चीन ने अफ्रीका के जिबूती में सैन्य अड्डा बनाकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में पार्टी करने के लिए संसद में मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में कल लॉकडाउन के दौरान पार्टी में शामिल होने के लिए माफी मांगी है। दोस्तों, जॉनसन ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर नियम नहीं तोड़े या संसद को गुमराह नहीं किया है। जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों से कहा है कि जन्मदिन की सभा दरअसल केक वगैरह के साथ एक पार्टी थी। पिछले सप्ताह जॉनसन पर जून 2020 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपने स्वयं की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में भाग लेने के लिए 50 पाउंड बोले तो $66 का जुर्माना लगाया था। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर अमेरिका से बड़ी खबर, ओबामा से बोले जो बाइडेन 2024 में फिर लड़ेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व
राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ओबामा को बताया है कि वे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे एक बार फिर राष्ट्रपति बनने की रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे अमेरिका की जैसी राजनीति रही है, वहां पर कई राष्ट्रपति एक से ज्यादा बार प्रेसिडेंट रेस के लिए कोशिश जरूर करते हैं। खुद बराक ओबामा भी दोबारा राष्ट्रपति चुनकर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भी दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ा गया था। ये अलग बात रही कि जो बाइडेन से वे तब हार गए थे। अब जो बाइडेन द्वारा भी ऐसा ही ऐलान किया गया है। वैसे अभी इस ऐलान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की काफी अलग प्रक्रिया रहती है। ऐसे में अगर जो बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं, उन्हें कई औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है आपको, जो बाइडेन दोबारा राष्ट्रपति बन पाएंगे दोस्तों अमेरिका के? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कोरोना ने फिर मचा दिया बड़ी तबाही। जर्मनी में 2 लाख नए केस। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी से सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। 2 लाख नए केस। इटली फ्रांस में भी हालात बेकाबू। आपको बता दें, जर्मनी फ्रांस और इटली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार जारी है। जर्मनी में एक दिन में लगभग 2 लाख मामले सामने आए हैं। चीन के वित्तीय केंद्र शंघाई में सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि शहर में कोरोना को लेकर टेंशन कम नहीं हुई है। इसी बीच भारत में 24 घंटों में कोरोना के मामलों में 66% की वृद्धि दर्ज हुई है। खासकर राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 1009 केस सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इन्हीं सब के मद्देनजर दिल्ली में फिर से पाबंदियां लौट आई हैं दोस्तों। मास्क नहीं लगाने पर अब कटेगा 500 रुपए का चालान। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस की महामारी का खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना के मामलों को देखते हुए दोस्तों, इजाफे को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपए का चालान काटने का प्रावधान डीडीएमए की बैठक में किया गया है। तो वहीं स्कूलों को लेकर फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लागू नहीं की गई है। स्कूलों को लेकर सरकार एसओपी जारी करेगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर जहांगीरपुरी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मस्जिद तक नहीं जाने दिया, आज भी जाऊंगा। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी बुधवार शाम जहांगीरपुरी पहुंचे। वहां उन्होंने जाकर उस जगह का दौरा किया जहां हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन हिंसा हुई थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात नजर आई। ओवैसी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया और आगे जाने से रोक दिया। उन्हें मस्जिद तक नहीं जाने दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मामले को शांत करने के बजाय दोस्तों विपक्ष और उस मामले को भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहां जाकर आप क्या कहते हैं, राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और असदुद्दीन ओवैसी को आपकी क्या सलाह होगी, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर सपा के नेता सिकंदर अली ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव पर लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। सहारनपुर के वरिष्ठ सपा नेता सिकंदर अली ने अखिलेश पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर अखिलेश यादव की चुप्पी से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर अली ने साफ साफ कहा है दोस्तों इस्तीफा देते हुए कि आजम खान की गिरफ्तारी समेत कई मामलों में अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। ये वो सपा है ही नहीं जो मुलायम सिंह यादव के समय में थी। इतनी घोर और इतनी बड़ी बेइज्जती दोस्तों अखिलेश यादव की इन नेताओं ने किया इस्तीफा देते हुए शायद कभी किसी नेता की ना हुई हो। ऐसे में समाजवादी पार्टी के इस राजनीति को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो सिर्फ लोगों को एक वोट बैंक के नजरिए से देखती है? राय सुझाव जरूर दीजिएगा आप लोग। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर मोदी सरकार अब इन कर्मचारियों को देगी बड़ा तोहफा, जल्द बढ़ने वाली है इनकी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को हाल ही में बड़े महंगाई भत्ते का यानी डियरनेस अलावेंस का लाभ मिला है। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के लिए सरकार पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। हालांकि 5वें बोले तो 5th पे कमीशन और 6ठे वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार इन कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें अंतिम खबर में, जहां पर सोना ग्राहकों की आई मौज, लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शादी विवाह के
सीजन में सोना चांदी या फिर इसके गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। लगातार दूसरे दिन आज सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, सोना 947 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2062 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ता हुई है। इस गिरावट के बाद सोना 3648 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 11,698 रुपए प्रति किलो सस्ता मिल रहा है। दोस्तों इसके साथ ही सोना 52,500 और चांदी 68,000 रुपए के करीब आ गई है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसे में जिसके यहाँ भी शादी होनी है दोस्तों, या फिर किसी भी प्रकार का फंक्शन होना है, या फिर ऐसे ही आप रखने के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदनी चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जाकर आप सोने चांदी खरीद सकते हैं दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।